गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। जय हिंद, वेलकम टू योर ओन चैनल मिशन कॉम्पिटिशन। आई एम राहुल गुप्ता, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू आर ऑल डूइंग प्रीटी वेल। एज यू ऑल नो दैट 67 बीपीएससी के लिए हमारा कंटिन्यूसली प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सेट 5 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग सेट नंबर 6 करेंगे। इसका कट ऑफ देखिए 105 रखा गया है। आई होप यू ऑल क्रॉस दिस कट ऑफ एंड आप लोग बहुत बेहतरीन काम करेंगे। इसमें कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड माइंड यू, इसके जो प्रीवियसली जितने भी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट इसके बना दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं एंड प्रीवियस सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ध्यान दीजिएगा, बर्नी ने यह स्टेटमेंट जो है, अगर हम बात कर ले किसके लिए दिया है, तो बर्नी ने यह स्टेटमेंट दिया है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने? लोक निर्माण विभाग की सबसे पहले स्थापना करा था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, है ना। सल्तनत काल में सबसे पहला ये शासक था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी। ऐसा भी माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक 300 नए नगरों का भी इसने निर्माण करवाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 3, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो की बात हो रही है, किसका दरबारी कवि था? ध्यान दीजिएगा, ये दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा करी थी? बाबर ने जिहाद की घोषणा करी थी खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्लियर, किसके अगेंस्ट हुआ था? राणा सांगा के अगेंस्ट हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 5, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, कौन था वो? अभी मैंने बता ही दिया है, ध्यान दीजिएगा, वो था भाई साहब राणा सांगा। ठीक है, नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं क्या है। अकबर के साम्राज्य में कौन कौन सा एरिया जो है सम्मिलित था? बेसिकली ये पूछा जा रहा है, अकबर के साम्राज्य में जो एरिया सम्मिलित थी अगर हम बात कर ले उसकी। ध्यान दीजिएगा, काबुल, पंजाब, आधुनिक यूपी, ये सारा एरिया जो है, और जो है अगर हम बात कर ले, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना इसमें सम्मिलित है, और आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र भी था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। नंबर 7, औरंगज़ेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो बीजापुर का विजय औरंगज़ेब देखिए 1686 में ये करा था। ठीक है, नंबर 8 देखिएगा, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति जो था ना, वो देखिए औरंगज़ेब के टाइम में ही था। इसको जिंदा पीर भी कहा गया है। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कट्टर कोई अगर शासक रहा है मुगल साम्राज्य में, वो औरंगज़ेब ही रहा है। नंबर 9, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा? दास कैपिटल एक्चुअली लिखी गई है, अगर हम बात कर ले, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, ठगों के दमन के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? इनमें से ठगों का दमन किया था देखिए कैप्टन स्लीमैन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त करा था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था और उनके ठगों को फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, और बाकी जो बचे उनको आजीवन कारावास का सजा दे दिया गया था। नंबर 11 देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो इसका विलय जो है अगर हम बात कर ले गाइस, ये हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कुप्रशासन के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12,
अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित यहाँ है? सुमेलित की बात करें 1848 सतारा विलय, 1848 पंजाब विलय, 1856 अवध विलय, करेक्ट है एकदम। ये 55 में नहीं हुआ था, 53 में हुआ था झांसी का विलय, ठीक है। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 13 नंबर देखिएगा, सैडलर आयोग किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? सैडलर आयोग की बात कर ले, देखिए ये रिलेटेड है शिक्षा से, ठीक है, एडुकेशन से। सी यहाँ पे हमारा सत्य हो जाएगा। नंबर 14 लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? देखिए लॉर्ड मैकाले की बात कर ले गाइस, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन सी संस्था थी? तो ये संस्था थी देखिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 देखते हैं। ओके चलिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो ये विलय हो गया था, अगर इसकी हम बात कर ले गाइस, ये हुआ था इंडियन एसोसिएशन में इसका विलय हो गया था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नंबर 17 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, ये बात हो रही है। देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में रहकर इन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना करी थी, ठीक है, इंग्लैंड में रहते हुए बेसिकली अगर हम बात कर ले तो। और ध्यान दीजिएगा अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कि भारत लौटने के बाद 1905 में उन्होंने क्रांतिकारी छात्र को लेकर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडियन होम रूल सोसाइटी है ना, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना कब करी थी? भारत लौटने के बाद करी थी, 1905 में करी थी, ठीक है। चलिए 18 देखते हैं, वो कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? गदर पार्टी को स्थापित जिसने करा था वो थे देखिए लाला हरदयाल जी, ए करेक्ट होगा। नंबर 19 दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। इन्होंने ये प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था देखिए चंपारण के अंदर में, सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस श्रमिक आंदोलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सबसे पहले जिस श्रमिक आंदोलन में भाग लिया था अगर हम बात करें, देखिए ये है अहमदाबाद, डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 21 फ्यूज़ का सिद्धांत, ठीक है, फ्यूज़ का सिद्धांत रिलेटेड है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से, ओके, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। नंबर 22 देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? देखिएगा इस युक्ति को हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर, क्लियर, बी करेक्ट होगा। 23 सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका स्रोत है नाभिकीय संलयन, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किसके ऊपर? देखिए परमाणु बम का सिद्धांत जो है ये आधारित है नाभिकीय विखंडन के ऊपर में, ठीक है, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25 देखते हैं, एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? ठीक है, हेवी वाटर जो उसमें होता है जिसको D2O हम लोग बोलते हैं, तो उसका काम जो होता है ध्यान दीजिएगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है, ठीक है ना, ए करेक्ट हो जाएगा। 26 निम्न में से किसे शुष्क बर्फ़ कहते हैं? शुष्क बर्फ़ अगर हम बात कर लें, शुष्क बर्फ़ हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सी करेक्ट हो जाएगा। 27 सीरा यानी मोलेसिस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो ये जो कच्चा माल की अगर हम बात कर ले ये है देखिए अल्कोहल के लिए, ओके, सी करेक्ट होगा। 28 निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इनमें से जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है कौन नहीं है? देखिए नाइलॉन इसमें प्राकृतिक बहुलक नहीं है, राइट, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 29 देखते हैं हम लोग, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां में जो है थकान का अनुभव होने लगता है? तो ये थकान का अनुभव होता है देखिए लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल्स में जमा होने लगती है तब थकान का अनुभव होता है, राइट। 30 निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाली विस्फोटक का कारण है? तो ये मिश्रण होता है देखिए मीथेन और वायु का, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 31 गैसोहॉल, ठीक है, क्या है गैसोहॉल? बात कर लेते हैं गैसोहॉल की। भाई देखिए ये एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिक्सचर होता है गैसोहॉल, क्लियर, ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैथमेटिक्स से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जिसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, डेफिनेटली खुद से सॉल्व करिएगा आप लोग। 32 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17.440। 33 का करेक्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा गाइस, अगर इसकी बात कर ले देखिए 2.84 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34 देखते हैं, 34 में देखिए क्या आंसर हो जाएगा। 34 34 में 2.84 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 35 देखते हैं, 35 में 2.84 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 36 देखते हैं, 36 में 2.84 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 37 देखते हैं, 37 में 2.84 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा।
गाइज ये हो जाएगा नंबर 12, ओके, ऑप्शन नंबर ए। और 35 देखते हैं, 35 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 73/77 हमारा यहाँ हो जाएगा। 36 देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए 433, ओके। 37 देखते हैं, ए की आय बी की आय से 150% है और सी की आय ए की आय से 120% है। ए बी और सी की मिलकर कुल आय 86,000 है। सी की आय कितनी है? सी की आय की अगर हम बात कर ले गाइज, ये है, अगर हम देखिए 36,000 रुपये, जी करेक्ट हो जाएगा। 38, एक व्यक्ति को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 4,000 के मूलधन पर कितना रकम मिली होगी? तो इनको जो रकम मिली होगी बात कर ले, वो रकम होगी देखिए 4400 रुपये की, सी करेक्ट होगा। 39, कमलेश एक दुकान से 1050 में 65 किताबें और दूसरी दुकान से 1020 में 50 किताबें लाया। उसने प्रति किताब औसत कितने रुपए दिए हैं? तो उसने ये दिए हैं, अगर हम बात कर ले, देखिएगा 18 रुपीज़, डी करेक्ट होगा। नंबर 40 देखिए, 42 महिलाएं एक काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। इस काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की ज़रूरत होगी? महिलाओं की ज़रूरत की बात करें, देखिए 36 वुमेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ए करेक्ट होगा। 41, एक व्यक्ति ए 18,000 रुपये की प्रारंभिक लागत से अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है। 4 महीने के बाद बी भी उसके साथ निवेश करता है, व्यवसाय में शामिल हो जाता है। फिर 2 महीने के बाद सी 30,000 रुपये निवेश के साथ इसमें शामिल हो जाता है। यदि सी को वार्षिक लाभ में जो है 1845 में मिलता है, तो कुल वार्षिक लाभ क्या मिला होगा? तो टोटल वार्षिक लाभ देखिए 6,027 रुपये का हुआ, ठीक है। 42 देखते हैं, ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या घोषित करता है या घोषित करता है, क्या बताता है? 42 का जो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई इज़ डिफाइंड टू इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। 43, किसी मुद्रा यानी करेंसी के अधिक्लीन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतर स्तर पर, राइट, सी करेक्ट होगा। 44, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इसका नेशनलाइजेशन हुआ था देखिए 1949 में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? तो ये एग्जाम्पल है देखिए मारुति उद्योग लिमिटेड, ए करेक्ट हो जाएगा। 46, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश में से अलग किया था, पृथक करा था? ये गाइस जो अलग किया था, अगर हम बात करें देखिए जॉन रॉबिन्सन ने करा था, ठीक है, बी करेक्ट यहाँ हमारा हो जाएगा। 47, बड़ी फार्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? बड़ी फार्मों की कम संख्या वाले बाजार को गाइस हम लोग कहते हैं अल्पाधिकार, राइट, सी करेक्ट होगा। 48, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह डैश स्थिति कहलाती है। देखिए तब उसकी स्थिति कहलाएगी क्या? द्विपक्षीय एकाधिकार, ठीक है, बी यहाँ सही हो जाएगा। 49, कराधान एक उपकरण है। देखिए कराधान जो है एक उपकरण की बात कर ले, ये जो है कीमत नीति का ये उपकरण है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 50% क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, सॉरी। बिहार जनगणना 2011 के आंकड़े के हिसाब से सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले का नाम बताना है। ध्यान दीजिएगा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी ये भी बताना है, ठीक है। नंबर 50 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मधेपुरा, ठीक है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हो गए और इसका जो परसेंटेज हो जाएगा 31.12% हो जाएगा। 51 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष 4 जिले के अंतर्गत नहीं आता है? और यहाँ 2021 का डाटा आपको बताना है उस हिसाब से। तो ये हो जाएगा देखिए नवादा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 52 नंबर, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? देखिएगा ये बना सकती है संसद, बिना किसी राज्य के सहमति से ये कानून बना सकती है संसद। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए इसको किसी भी राज्य से सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 53, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, कब हुई थी ये बैठक हुई थी देखिए दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, ठीक है, प्रथम संयुक्त बैठक ये जो हुआ था। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम मार्क करके रखिए, पूछ सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नंबर 54 देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी भाई साहब भारतीय संविधान के द्वारा, ये हुआ था। नंबर डी हमारा 54, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। भारत का संविधान, भारतीय संविधान के भाग 4 में अध्यक्ष 4 के तहत भारतीय सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था। और यह जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से 147 तक इसका वर्णन आपको मिल जाएगा, है ना। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का संरचना जो है और अधिकार क्षेत्र का नींव यहीं से पड़ा था। ठीक, 55 नंबर देखते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो ये लोग वकालत कर सकते हैं कहाँ? देखिए किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। जब एक बार ये लोग रिटायर हो जाएंगे, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये कहीं भी फिर वकालत वगैरह ये सब नहीं कर सकते हैं। फिर इनका एक अलग टाइप का इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना। 56 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो ये सुरक्षा करता है देखिए आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, 57। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है? तो ये इजाज़त इनको मिली है, ध्यान देने वाली बात है, आर्टिकल 169 के तहत। ठीक है, बी करेक्ट होगा। 58। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये प्रावधान प्रस्तुत करता है कौन? ये करता है भैया आर्टिकल 170। ठीक, 59। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? इसका संचालन करता है, अगर हम बात कर ले, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है गाइस? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका संचालन आर्टिकल 324 के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन करने की जो शक्ति है भारत निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग को ही हो जाएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 नंबर देखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। देखिएगा ये वेतन और भत्ते जो हैं ये कहाँ से दिए जाते हैं भाई साहब? ये दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। ठीक है। 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। डी करेक्ट हो जाएगा। 62। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित की बात कर ले, ये देखिए संसद में है। डी करेक्ट होगा। 63। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो ये प्रावधान ये करते हैं आर्टिकल 263 के अनुसार। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 64 देखिएगा, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 64 का जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नहीं, ये डायरेक्ट कहीं से भी ऋण लेने की शक्ति नहीं रखते हैं। ठीक है। 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय से मलेरिया मुक्त प्रमाण से सम्मानित किया गया है? तो ये क्षेत्र जो है अगर हम बात कर ले ये हो जाएगा देखिए चाइना। ए करेक्ट हो जाएगा। 66 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश में अम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो उन्होंने जो आधारशिला रखी है ये लखनऊ में रखी है। डी करेक्ट हो जाएगा। 67 कुशल नौकरशाह के रूप में प्रतिष्ठित 2 बार के रक्षा सचिव और 1 बार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड रम्सफेल्ड का हाल ही में निधन हो गया। वह डैश से संबंधित है, किस कंट्री से वो रिलेटेड हैं? उनका संबंध देखिए USA से। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिएगा, निम्नलिखित से किस प्रजाति को हाल ही में इकियस तुकारामी नाम दिया गया है? तो ये इकियस तुकारामी नाम जो है ये देखिए स्पाइडर को दिया गया है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 69 अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने डैश के साथ AI बनाने के लिए रणनीतिक साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने करा है। सी करेक्ट हो जाएगा। 70 निम्न में से कौन सा देश हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण का अध्यक्षता करता है? ठीक है, इसकी अध्यक्षता करेगा देखिए फ्रांस। बी करेक्ट हो जाएगा। 71 संयुक्त राष्ट्र हर साल डैश को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है? हर साल संयुक्त राष्ट्र देखिए जुलाई के पहले शनिवार को मनाता है। ए करेक्ट हो जाएगा। 72 उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का बैन लगा है, प्रतिबंध लगा है?
वो पहलवान है देखिए सुमित मलिक, डी करेक्ट होगा। 73 नाथुराम गोडसे द टू स्टोरी ऑफ गांधीज्म एसेसिन पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक हैं देखिए धवल कुलकर्णी, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 74 देखिएगा। 74 टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक का नाम बताइए। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक का अगर हम बात कर लें, ये नाम है मरियप्पन थुंगावेल्लू, डी करेक्ट हो जाएगा। 75 निम्नलिखित में से कौन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध बैंक बन गया है। तो ये बैंक बन गया है देखिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक, IOB, ठीक। चलिए 76 देखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए अमेज़न वेब सेवाओं के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया है। तो ये बहुवर्षीय समझौता किया है किसने, एक्सिस बैंक ने, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 77 देखते हैं। हाल ही में सरकार ने IPO के लिए बाध्य LIC की सेवानिवृत्ति की आयु को अधिकतम डैश तक बढ़ा दिया है। तो उन्होंने इसकी आयु को बढ़ा दिया है अधिकतम 62 ईयर्स के लिए, ठीक है। सी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 78 निम्नलिखित से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया है। तो ये परंपरा को समाप्त किया है देखिए जम्मू और कश्मीर ने, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, डी 78 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 निम्नलिखित से किसे त्रिपुरा के नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। त्रिपुरा का नया लोकायुक्त त्रिपुरा में, तो ये नया लोकायुक्त है देखिए कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी, डी करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं। हाल ही में कास्टन वर्ल्डहोल्स ने 400 मीटर बाधा दौड़ में 29 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यह किस देश से संबंधित है। ये संबंधित है देखिए नॉर्वे से, बी करेक्ट हो जाएगा। 81 निम्नलिखित से किसे राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो ये प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया देखिए सतीश अग्निहोत्री को, सी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखते हैं। RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों को कुछ प्रावधान का पालन ना करने के लिए डैश का जुर्माना लगाया है। तो ये जुर्माना कितने का है। तो देखिए ये जुर्माना है 25 लाख रुपीज़ का, सी करेक्ट होगा। 83 निम्नलिखित किसे दुनिया के सबसे नवीन निवेश संबंध न एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान मिला है इन्वेस्ट इंडिया को, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 84 सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इस खिलाड़ी का नाम है मिताली राज, ए करेक्ट होगा। 85 डैश ने रेडबुल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। 2021 फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप सीजन की 9वीं दौड़ है माफ़ कीजिएगा, ये 9वीं दौड़ है देखिए मार्क्स वेट्सपर्न ने ये जीता है, इनकी 9वीं दौड़ थी, ठीक है। 86 निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह देखिए चंपारण में स्टार्ट किया था 1917 में, ठीक। 87 कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। तो वो लीग जो स्थापित हुई थी विरोध में, ध्यान दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 88 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज की सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो ये किया था किसने, ध्यान दीजिएगा, ये किया था मौलाना हसरत मोहानी ने। 88 का बी करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं, देखिएगा 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। अगर हम बात कर लिए प्रस्ताव किसने रखा था, ठीक है, तो 89 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हसरत मोहानी ने रखा था, बी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। 91 निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ये स्टेटमेंट था किसका, तो सरोजनी नायडू का स्टेटमेंट था, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 92 देखिएगा, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था। तो ये बाल्कन प्लान जो है उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ठीक है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान ये उपज इन्हीं के दिमाग का था, ठीक। 93 देखते हैं। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के लिए प्रमुख रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि
तो ये प्रमुख रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। सी करेक्ट होगा। ठीक, 94 देखते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर तब समाप्त हो गया जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत का जो है विभाजन को टालने का अंतिम जो है अवसर ये भी समाप्त हो गया था। जैसे ही कैबिनेट मिशन जो है ना इसका अस्वीकार जैसे ही किया गया तो ये भी ख़त्म हो गया। 95 भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो इसके साक्ष्य मिलते हैं देखिए हड़प्पा संस्कृति से। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 96 देखिएगा। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? तो आर्य संस्कृति का धूर की बात कर लें, देखिएगा ये समझा जाता है किसको? अंग और मगध को। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 97 निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित हैं? यहाँ पे इनमें सुमेलित युग की बात कर ले गाइस। देखिएगा सुमेलित युग में इसमें हो जाएगा लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश सही हो जाएगा। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ ये भी सही हो जाएगा। राजगीर अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष ये गलत है। ठीक है, सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 98 देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ये हुआ था देखिए 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व। ठीक, 99 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिपि थी खरोष्ठी लिपि। ज़्यादातर जो अशोक के शिलालेख हैं इसी में है। 100 देखते हैं। किस चीन जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को किसने हराया था? देखिए पान चाऊ ने जो है ना ये चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को पराजित किया था। 101 योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि। 102 अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर देखिएगा कंबोडिया में ये एस्टैब्लिश्ड है। सी करेक्ट हो जाएगा। 103 देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे सही सुमेलित की बात कर ले युग्म देखिएगा मुच्च कटिकम शूद्रक करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर, और ध्यान दीजिएगा साथ ही साथ हर्षचरित बाण भट्ट करेक्ट है यहाँ पे। ठीक, चलिए 104 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है ना, कहाँ है? तो ये जो बना हुआ है ये प्रवाल की उत्पत्ति का एक एग्जाम्पल है, बहुत उदाहरण है। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है प्रवाल उत्पत्ति का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। ठीक, 105 देखिएगा निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें देखिए ये हो जाएगा तमिलनाडु। सबसे कम इसका जो है ना सबसे कम क्षेत्रफल है इसका। 106 देखिएगा भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। ए करेक्ट होगा। 107 निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? हिमनदों में जो स्रोत नहीं है, कोसी का जो स्रोत है ये ध्यान दीजिएगा हिमनदों में जो है ना इसका स्रोत नहीं है। किसका? कोसी का स्रोत। क्लियर क्लियर। देखिए कोसी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। यह कहाँ से आता है? तो पूर्वी नेपाल में गोसाईथान से ये निकलता है। और भारत में कोसी नदी की लंबाई की अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 730 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। 108 निम्नलिखित से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में अगर हम बात करें सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है ये भारत में नहीं है। तिब्बत के कैलाश पर्वत के निकट से ये राकस ताल से निकलता है। ठीक है, तो क्या है? सतलज नदी। ठीक, डी करेक्ट हो जाएगा। 109 वेमनाथ झील है। वेमनाथ झील, वेमनाथ झील देखिए कहाँ है? तो ये है भैया केरल में। केरल का सबसे प्रसिद्ध ये झील है वेमनाथ झील। क्लियर, माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 देखते हैं हम लोग। क्या है भाई? 110 भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा जो मिट्टी का वर्ग बात करें तो कछारी मिट्टी जो है ना सर्वाधिक क्षेत्र में ये भारत पाई जाती है और यहीं सबसे बड़ा जो है मिट्टी का वर्ग है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 111 गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो ये गंगा के मैदान को पुरानी कछारी मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। बी करेक्ट हो जाएगा। 112 निम्नलिखित से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होता है? सबसे कम बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है सबसे। ठीक है, ये करेक्ट होगा। 113 फसल चक्र आवश्यक है। देखिएगा फसल चक्र आवश्यक है किसी भी स्थान पर
कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है ना, उसमें जो पोषक तत्व होती है उसकी कमी हो जाती है। तो फसल चक्र से मतलब ये है कि फसलों में परिवर्तन कर कर के जो है ना, मतलब अगर हमने इस सीज़न में मान लो धान की खेती की तो अगले सीज़न में हम लोग क्या है कि चने दाल की खेती करेंगे, तो उससे होता क्या है कि मिट्टियों की उर्वरकता बढ़ती है विभिन्न फसलों की मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु जो है फसल चक्र आवश्यक है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 114 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित से किस प्रकार का वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है? सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी पतझड़ वन भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। ओके, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती हो जाएगा, आर्द्र यहाँ पे नहीं है ना, शुष्क सदाबहार वन यहाँ बी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी। चलिए 115, मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? देखिएगा, मैथॉन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर नदी पर जो है बनाया गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 116, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? रबी फसल की जो बुआई है, देखिए भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई होती है। रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर से नवंबर में। अच्छा, इसकी कटाई की बात कर ले, कटाई मार्च अप्रैल में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 117, बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी बिहार में जो है मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी है, इसको भारत का शोक भी कहते हैं। ठीक। 118, पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1917 में हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। 119, बिहार में अग्निसह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? बिहार में अग्निसह मिट्टी खनिज जो है, देखिए ये भागलपुर में पाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 120, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत हुई थी, अगर हम बात कर लें निश्चय योजना की शुरुआत, ये 27 सितंबर 2016 से हो गया था स्टार्ट। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 121 देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पहली पुस्तक का नाम था, अगर हम बात करें प्रणभंग, इनकी पहली पुस्तक का नाम था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 122, कलम के सिपाही रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है कलम के सिपाही रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। ठीक है ना, 1899 में बेनीपुरी मुजफ्फरपुर में हुआ था, ए करेक्ट हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, बेनीपुरी मुजफ्फरपुर रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक, चलिए भाई। 123, बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन जो है ये 1937 में करा गया था, बी करेक्ट होगा। 125, बिहार का पहला उर्दू दैनिक नूरल अखबार कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये अगर हम बात कर ले प्रकाशित कब और कहाँ से हुआ था, तो 1876 आरा में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए 125 देखिएगा, बिहार की कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो बिहार की कुल नगर परिषदों की संख्या की बात कर लें 42 नगर परिषद हैं, बी ए करेक्ट हो जाएगा। 126, ड्रिप सूचकांक के निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ड्रिप सूचकांक जो है अगर हम बात करें, देखिए किसी भी क्षेत्र में विशेष में कम वर्षा के प्रभाव के लिए ड्रिप सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 127, वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक उपक्रमों में पूंजी निवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान बजट 21-22 में लगाया गया? तो ये 21-22 में जो बजट अगर हम बात करें जो लगाया गया था, तो 1,75,000 करोड़ का जो बजट लगाया गया था। ठीक है, सी करेक्ट होगा। 128 देखते हैं हम लोग, देखिए कथन ए अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण आर सभी कोशिका जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। 128 की अगर हम बात कर ले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। 129 देखते हैं, निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? दांत वाली व्हेल में जो यहाँ विशालतम अगर हम बात करें स्पर्म व्हेल यहाँ पे विशालतम हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 130, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? अंडे देता है बच्चे नहीं देता है वो एकिडेना एवं प्लीटिप्स एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। ठीक है, ओके, एकिडेना और प्लेटिप्स। ठीक है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 31, सांप के जहरीले विषदंत
होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। तो इसके रूपांतरित रूप है, देखिए अगर हम बात करें विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े में मैक्सिला हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी होते हैं। यह मैक्सिलरी दंत जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में यहाँ पे स्थित होता है जहाँ पे पॉइजन होता है। ठीक है, जंभिका दंत का ये रूपांतरित रूप है, डी करेक्ट हो जाएगा। 132 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। यहाँ जो सही रूप से सुमेलित नहीं की बात करें, देखिए क्लियर, तो यहाँ अगर हम बात कर ले सही रूप से यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही रूप से सुमेलित यहाँ पे नहीं है कौन, घटपर्णी परिजीविका अविर्त बीजी, ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। घटपर्णी या निपेथेंसी का पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। क्लियर, चलिए भाई 133 देखिएगा, निम्न में से यहाँ पे सुमेलन कौन नहीं है यहाँ बताना है। प्रकंद ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, अदरक से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, स्तंभ कंद ये आलू से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, सल्क कंद ये लहसुन से रिलेटेड हो जाएगा, और घन कंद ये जमीकंद सूरन से हो जाएगा। करेक्ट कूट हमारा अगर हम बात कर ले, ध्यान दीजिएगा 133 का, तो 133 का करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। 134 आलू है एक, क्या है, देखिए अभी अभी हमने यहाँ पढ़ा है आलू क्या है, तो आलू स्तंभ कंद है। ठीक है, एक कंद है, सी करेक्ट हो जाएगा। 135 लौंग क्या है, ठीक है, लौंग की बात कर ले, लौंग क्या है, लौंग ध्यान दीजिएगा ये 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 135 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सूखे फल हो जाएंगे लौंग। ठीक है, 136 हम लोग देखते हैं। 136 क्या है, पादप कली क्या है, पादप कली गाइस वनस्पति विज्ञान में किसी अवृत्त प्ररोहक यानी एम्ब्रॉयनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं, या किसी पत्ती के कक्ष में एक्साइल पर तने में अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। ठीक है, कली या कलिका इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 135 का डी। ठीक है, एक बीज के रूप में होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा है 137 नंबर, क्या है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं। देखिए प्याज के छिलके जो हम लोग उतारते हैं ना, इसमें आंसू क्यों आते हैं भाई, माफ़ कीजिएगा, देखिए 136 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, एक भ्रूण टहनी हो जाएगा। ठीक है, बीज नहीं होगा, एक भ्रूण टहनी हो जाएगा। 136 का ये होगा। 137 देख लेते हैं, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित क्या करता है, तो प्याज जो है निष्कासित करता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 138 पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, पागलपंथ की स्थापना की बात कर ले, इसकी स्थापना की थी करम शाह ने, बी करेक्ट होगा। 139 फराजी कौन थे, फराजी की बात कर ले, ये कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ए करेक्ट हो जाएगा। 140 निम्न में सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है, सबसे बड़ा हिमनद इनमें से जो अगर हम बात कर लें कौन है, तो देखिए गंगोत्री हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। 141 भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत की अगर हम बात कर लें निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 142 लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है, तो यहाँ इसका नाम की अगर हम बात कर ले कौन है, तो ये कविता राव हो जाएगा। 142 का ए करेक्ट हो जाएगा। 143 देखते हैं, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिएगा इनका नाम है शिरीषा बांदला। देखिए बेसिकली नंबर 3 पे कौन गया, हम लोग ये पढ़ते नहीं हैं, याद नहीं रखते, लेकिन देखिए यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है और ये पूछ सकता है। ठीक है, तो कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद शिरीषा बांदला जी 3rd नंबर पर गई थी। 144 पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के डैश मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये जो है देखिए 11वें मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। 145 भारतीय सेना प्रमुख MA नरवाने डैश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे, तो इन्होंने उद्घाटन किया है देखिएगा इटली में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 146 देखिए किसके सहयोग से भारत सरकार एनिमेशन विजुअल इफ़ेक्ट्स गेमिंग के लिए केंद्र स्थापित करेगी, ये स्थापित करेगी देखिए IIT बॉम्बे के सहयोग से, डी करेक्ट हो जाएगा। 147 देखिए भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में SBDC नामक अपनी डिजिटल मुद्रा के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रही है।
CBDC क्या अर्थ है इसका? CBDC का अर्थ की अगर हम बात कर लें, इसका अर्थ है सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल मनी, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 148, भारत के पहले शहर का नाम बताइए जहां लोग 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अगर हम बात कर लें, ये शहर है पुरी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 149, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवराण्य योजना बनाया है? देवराण्य योजना जो है देखिए MP ने बनाया है, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 6 से। IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान डैश पर रखा है। तो इन्होंने ये जो वृद्धि का अनुमान रखा है 9.5% पे इन्होंने ये रखा है। क्लियर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा सेट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आपने इसको लगाया होगा पूरा का पूरा, और आपने जो ऐसा कट ऑफ था 105 नंबर, इसको भी टच किया होगा। स्कोर अपने कमेंट करके जरूर शेयर करिए, एंड वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को भी शेयर करिए, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।